नमस्कार दोस्तों, चाणक्य क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हरजीत गोयल संविधान की इस कड़ी में फिर से आपके साथ में उपस्थित हुआ हूं इस टॉपिक की एक नई कड़ी के साथ में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था संविधान का निर्माण, जिसमें हमने पढ़ा था कि संविधान किसने बनाया था। संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा की मांग रखने वाले व्यक्तियों के बारे में हमने चर्चा की थी। फिर कुछ प्रस्ताव जो है वो अंग्रेजों की तरफ से प्रस्तुत किए गए थे, जैसे जिनमें हमने पढ़ा था अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन की सिफारिशें पड़ी थी। कैबिनेट मिशन ने जो है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य जो है वो चुना जाना तय किया गया था। टोटल सदस्य जो है 389 संविधान सभा में चुने जाने थे। उसके बाद में हमने जो पढ़ा था कि संविधान सभा में जो निर्वाचित सदस्य थे वो थे 292, जिनका निर्वाचन कहाँ से होना था, तो प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों से होना था। 4 सदस्य जो है वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र से आने थे। 93 सदस्य जो है वो देशी रियासतों द्वारा मनोनीत किए जाने थे। संविधान सभा का गठन हो चुका था। उसकी बैठकों पर भी हमने चर्चा कर ली थी। 3 बैठकों के बारे में हमने पढ़ा था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे उन्हें भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उसके बाद में दूसरी बैठक जो पड़ी थी हमने वो 11 दिसंबर के दिन पड़ी थी। 11 दिसंबर को क्या हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। एच.सी. मुखर्जी जो थे उन्हें उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसके साथ साथ में दूसरे जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे वो वी.टी. कृष्णमाचारी थे और सर बी एन राव को जो है वो संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है नियुक्त किया गया था और डॉक्टर राधाकृष्णन जी को जो है वो संवैधानिक वक्ता के रूप में चुना गया था। बैठकों के बारे में फिर हमने तीसरा बैठक जो पड़ी थी वो 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जो सर्वसम्मति के द्वारा 22 जनवरी 1947 को जो है वो पारित कर दिया जाता है संविधान सभा के द्वारा। इसके आगे की बातें जो है वो आज हमने करनी है इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि संविधान सभा की कौन कौन सी प्रमुख समितियां थी और उनको कौन कौन से उनके अध्यक्ष थे, उनको क्या क्या काम सौंपे गए थे। चलिए आइए देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में कि कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया था। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां, इन आप मान के चलिए कि संविधान निर्माण से अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें 60 से 70% चांसेस होता है कि किसी न किसी समिति के आपसे क्या पूछा जाएगा, अध्यक्ष पूछा जाएगा। कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियां थी, उन समितियों के बारे में चर्चा करते हैं अपने। सबसे पहले नंबर 1, संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति। नंबर 2, संघीय शक्ति समिति। संघीय शक्ति समिति। और तीसरी समिति जो थी वो भारतीय राज्यों के लिए इंडियन स्टेट कमेटी, भारतीय राज्यों के लिए समिति, भारतीय राज्यों के लिए समिति। इन 3 समितियों के बारे में पहले चर्चा करते हैं। पहली समिति है संघीय संविधान समिति, यानी संविधान में संघ की क्या जगह होगी, इसके लिए उस विषय पर चर्चा करने के लिए जो है वो समिति बनाई गई। संघ की शक्तियां क्या क्या होगी उस पर चर्चा करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। और भारतीय राज्य और संघ के बीच में किस प्रकार के रिलेशन हो गए उसके लिए एक समिति बनाई गई थी। तो इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष हम पढ़ते हैं, वो तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनके बारे में सीधा सीधा जो है वो प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्या संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो तीनों समितियों के अध्यक्ष जो है वो कौन रहे हैं अपने, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे हम समितियों की बात करते हैं। 4 नंबर जो समिति थी वो थी मूल अधिकार, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्र,
बाह्य एवं आंशिक रूप से बाह्य क्षेत्र, बाह्य एवं आंशिक रूप से बाह्य क्षेत्र, बाह्य क्षेत्रों के लिए समिति। समिति इसको कई सारे विषय जो है एक साथ दे दिए। देखो मूल अधिकार भी दे दिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो समिति, अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार होंगे, जनजातीय क्षेत्रों के लिए क्या अधिकार होंगे, जो बहिष्कृत क्षेत्र है, बाह्य क्षेत्र है या आंशिक रूप से जो बाह्य क्षेत्र है उनके लिए। इतनी बड़ी समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो इतने सारे काम अकेला व्यक्ति तो नहीं कर सकता, या एक समिति इतने सारे काम नहीं कर सकती। इसके लिए इसकी क्या बनाई गई थी, कुछ उप समितियां बनाई गई थी। जैसे मूल अधिकारों के लिए अलग से एक उप समिति बनाई गई थी, अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग से उप समिति बनाई गई थी, बाह्य क्षेत्र जो केवल असम से संबंधित थी उसके लिए एक अलग समिति बनाई गई थी, और जो असम के अलावा बाह्य क्षेत्र थे उनके लिए एक अलग समिति बनाई गई। उनके भी हमें अध्यक्ष याद रखने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी उप समितियों की, तो सबसे पहली जो समिति आती है इसकी उप समितियों में वो आती है मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। तो अध्यक्ष ही याद रखने अपने को। तो मेन जो है वो इन समितियों में जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो किसका पूछा जाएगा, वो अध्यक्ष का ही पूछा जाएगा। तो अध्यक्ष याद रखने अपने को। दूसरा है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति बनाई गई थी, अल्पसंख्यकों की उप समिति, उसके अध्यक्ष जो थे HC मुखर्जी। HC मुखर्जी। उसके बाद में जो समिति बनाई गई थी वो थी बाह्य क्षेत्रों के लिए, जनजातीय एवं बाह्य क्षेत्रों के लिए, बाह्य क्षेत्रों के लिए। अब बाह्य क्षेत्रों की बात आएगी तो बाह्य क्षेत्र एक तो थे असम, केवल असम के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि असम के लिए जो बाह्य क्षेत्रों के लिए समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके थे गोपीनाथ बारदोलोई। गोपीनाथ बारदोलोई। और अन्य क्षेत्रों के लिए पूछे, सीधा बाह्य क्षेत्रों के लिए समिति का पूछे, बाह्य क्षेत्रों के लिए सीधा, तो उसके आएंगे A.V. ठक्कर। A.V. ठक्कर। असम के लिए आए तब तो उत्तर होगा गोपीनाथ बारदोलोई। और अन्य क्षेत्र जो बाह्य क्षेत्र थे जिनके लिए एक उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष पूछे तो A.V. ठक्कर। तो एक बड़ी समिति थी जिसके अध्यक्ष जो रखे गए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को रखा गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, आंशिक रूप से बाह्य क्षेत्रों के लिए जो समिति बनाई गई थी उनके अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो इतना काम अकेला नहीं संभाल सकते थे, तो इसके लिए उप समितियों का गठन किया गया। मूल अधिकार के लिए अलग से उप समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष JP कृपलानी को रखा गया। अल्पसंख्यकों के लिए अलग से उप समिति बनाई गई जिनके अध्यक्ष HC मुखर्जी को रखा गया। और बाह्य क्षेत्रों के लिए, असम के लिए अगर जनजातीय क्षेत्रों की बात करें उनके लिए समिति बनाई गई थी गोपीनाथ बारदोलोई, और बाह्य क्षेत्रों के लिए बनाई गई थी वो A.V. ठक्कर। इनके अलावा और कौन सी समिति थी, और समितियों की अगर हम बात करें तो 5 नंबर समिति की अगर हम बात करें तो वो थी नियम एवं प्रक्रिया समिति। नियम प्रक्रिया समिति, वैसे कई किताबों में इसके नियम समिति अलग मिलती है, प्रक्रिया समिति अलग मिलती है, लेकिन अपने एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि दोनों के अध्यक्ष सेम ही थे। नियम एवं प्रक्रिया समिति। 6 नंबर राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति। तदर्थ मतलब एडोक होता है, इंग्लिश में एडोक कह देते हैं, हिंदी में तदर्थ कहते हैं, तदर्थ समिति। तो इन दोनों समितियों के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी नियम एवं प्रक्रिया समिति और राष्ट्रीय ध्वज के लिए जो तदर्थ समिति का गठन किया गया था कि राष्ट्र ध्वज में कुछ बदलाव करने थे, जो आगे हम पढ़ेंगे कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। तो वो राष्ट्रीय ध्वज के लिए जो तदर्थ समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम कौन देखेगा, तो अध्यक्ष ही देखते हैं, अध्यक्ष
अपने नॉर्मली अपने नियम प्रक्रिया कौन चलाता है संचालन, तो अध्यक्ष, क्यों अध्यक्ष कौन थे उस समय, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समिति के अध्यक्ष किसको बना दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो नियम प्रक्रिया समिति होगी, राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति हो गई। अब जो मेन समिति थी ना, मुख्य समिति थी, वो आपको याद रखनी है। मुख्य समिति जो थी वो थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के बारे में कई सारे फैक्ट जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला है कि इसका गठन कब हुआ था, तारीख पूछी जाती है। तारीख पूछ लीजिए आपसे तो आपको याद रखना है 29 अगस्त 1947 को जो है ये समिति जो है गठन किया जाता है। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि सदस्य कितने थे। सदस्य, अगर आपसे कोई सदस्य पूछ ले तो सदस्य इसमें थे 7। देखो ये सदस्य जो है वो अध्यक्ष सहित 7 हैं। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अध्यक्ष सहित 7 तो सही है, कि एक अध्यक्ष और 7 सदस्य गलत हो जाएगा। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, यानी टोटल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य इसमें थे। अब सदस्य कौन कौन थे, उनके नाम मैं एक बार आपको बता देता हूं कि गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर पहले सदस्य। दूसरे सदस्य जो थे वो थे कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे सदस्य जो थे वो थे KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, मोहम्मद सादुला। ठीक है। 5 नंबर जो सदस्य थे वो है N माधव राव, और 6 नंबर जो सदस्य थे वो थे T कृष्णा माचारी। N माधव राव जो थे वो BL मित्र की जगह पर आए थे। BL मित्र जो है उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। इसके लिए BL मित्र के त्यागपत्र देने के बाद में जो शामिल किया गया था वो N माधव राव को शामिल किया गया था। ठीक है, किसके स्थान पर आए थे, तो BL मित्र के स्थान पर आए थे। और एक व्यक्ति थे DP खेतान, और DP खेतान जो थे उनकी हो गई थी मृत्यु। इनकी मृत्यु होने के बाद में जो शामिल किया गया था वो TT कृष्णामाचारी को शामिल किया गया था। टोटल कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं। इन 7 सदस्यों में से एक प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से प्रारूप समिति के कौन से सदस्य थे जो कांग्रेस से थे। तो कांग्रेस का अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो KM मुंशी कांग्रेस से थे। कांग्रेस, एकमात्र कांग्रेस ही सदस्य पूछ ले जो प्रारूप समिति में थे, वो कौन थे, तो वो सदस्य जो थे वो थे आपके कौन, तो KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अब एक बात ध्यान से सुनिए, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको सदस्य पूछ लिया जाए प्रारूप समिति का, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखिए, जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे पर्यायवाची हैं। किसके, कृष्ण जी के, गोपाल, यहाँ पर नाम क्या रहा है, कृष्णा। KM का मतलब कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। मोहम्मद सादुल्ला छोड़ दो, ये तो एक मुस्लिम सदस्य थे। माधव किसका पर्यायवाची है, और यहाँ TT कृष्णामाचारी। तो 5 सदस्य ऐसे हैं जिनके जो नाम है वो कृष्ण जी के पर्यायवाची नाम है। ठीक है, तो नाम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। अब एकमात्र मुस्लिम सदस्य पूछ ले तो मोहम्मद सादुल्ला जो थे इस समिति के एकमात्र जो है वो मुस्लिम सदस्य थे। तो प्रारूप समिति जो थी, इस प्रारूप समिति के बारे में जानिए आप क्या किया था इसने। इस समिति ने संविधान का अंतिम प्रारूप जो है वो तैयार किया था, और इसके जो अध्यक्ष थे ना, अध्यक्ष वो थे अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए क्योंकि इसने पूरा प्रारूप तैयार करके दिया था संविधान का, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसलिए संविधान का शिल्पीकार या संविधान का निर्माता जो हम कहते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। क्योंकि प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया संविधान का, तो BN राव ने। हमने डिस्कस किया था कि पहला प्रारूप जो तैयार करने वाले व्यक्ति थे वो BN राव थे, लेकिन अंतिम प्रारूप का पूछे किसने तैयार किया, तो प्रारूप समिति ने किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर। तो अंतिम प्रारूपकर्ता अगर आपसे कोई पूछे तो अगर व्यक्ति का नाम पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और समिति का नाम पूछे तो प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति ने कुल मिलाकर 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया, पहले पढ़ा, और उसमें से जो चीजें भारतीय परिप्रेक्ष्य में सेट बैठ रही थी उसको अपनाया, और फिर भारत का अंतिम प्रारूप तैयार किया। और अंतिम प्रारूप तैयार करने के बाद में इन्होंने संविधान सभा के समक्ष उसको पेश किया, और संविधान सभा द्वारा इस प्रारूप को, इस संविधान को लगभग 3 बार पढ़ा गया था लागू करने से पहले। तो 3 बार कौन कौन सी तारीखें थी जब संविधान को पढ़ा गया था, संविधान का वाचन किया गया था, तो वो हमें पढ़ना है कि संविधान का वाचन, ये प्रारूप समिति हम पढ़ चुके हैं, प्रारूप समिति के बारे में पूरी की पूरी बातें हमने डिस्कस कर लिए पीछे, ठीक है। आगे देखते हैं हम संविधान का अंगीकरण से पहले अपने देखते हैं कि प्रारूप समिति ने कौन से काम किए थे और वो वाचन कब कब किया था। तो संविधान का जो वाचन है वो कितनी बार हुआ था लागू करने से पहले, तो 3 बार जो संविधान का वाचन किया गया था। कौन कौन सी तारीख से, तो पहली बार जो किया गया था वो 4 नवंबर से लेकर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 को पहली बार संविधान को पढ़ा गया था। ओवरव्यू लिया गया था, क्या देखना था कि कौन कौन सी कमियां हैं और कौन कौन सी चीजें जो है वो कहां पर सेट करनी है, इस बारे में चर्चा हुई। उसके बाद में इसको प्रकाशित किया गया अखबारों में और लोगों से सुझाव मांगे गए, और जब सुझाव प्राप्त हुए उसके बाद में इस पर क्या शुरू हुआ, डिस्कशन शुरू हुआ। तो दूसरा जो संविधान का वाचन हुआ था, यह प्रथम वाचन है। दूसरा वाचन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो वो 15 नवंबर को शुरू हुआ। 15 नवंबर 1948 से लेकर इस बार जो संविधान है वो 17 अक्टूबर तक पढ़ा गया था, 17 अक्टूबर 1949। बहुत लंबा समय लगाया इन्होंने, यानी लगभग 11 महीने के आसपास संविधान पढ़ा गया था। और तीसरा वाचन जो हुआ था वो हुआ था आपका 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949। ये तीसरी बार जो है वो संविधान का वाचन है। यानी आपसे कोई सीधा प्रश्न पूछे कि संविधान लागू करने से पहले कितनी बार पढ़ा गया था, कितनी बार पढ़ा गया था, तो आपको उत्तर देना है कि संविधान जो है वो लागू करने से पहले जो पढ़ा गया था वो 3 बार, 4 नवंबर से 9 नवंबर, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर और 14 नवंबर से 26 नवंबर। आगे देखते हैं क्या है। आगे है संविधान का अंगीकरण, जो हमने लास्ट तारीख पढ़ी है ना, 26 नवंबर। कौन सी तारीख है, 26 नवंबर 1949। बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। ये तारीख आपको किस में मिल जाती है, ये आपको प्रस्तावना में भी देखने को मिलती है। ये तारीख जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, तो यहाँ पर हम संविधान के निर्माण में भी पढ़ते हैं। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से संविधान को अंगीकृत, आत्मा अर्पित और अधिनियमित किया गया था। यानी हम सिंपल भाषा में समझें तो इस दिन संविधान का अंगीकरण हुआ था, अपनाया गया था, अपनाया गया था, ठीक है। अधिनियमित करने का मतलब है संविधान सभा ने विधिवत रूप से इसको क्या कर लिया था, अधिनियमित कर लिया था। अधिनियमित यानी हस्ताक्षर किए गए थे, साइन किए गए थे, और इसको आत्मार्पित किया गया था, आत्मार्पित किया गया था। अब आपसे प्रश्न पूछे कि संविधान का जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, संविधान पूरा बन गया था, तो इसको लागू क्यों नहीं किया 26 नवंबर को। तो आप याद कीजिए 1929 में एक अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन। उस लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं और वो कहते हैं कि हमारा यानी कांग्रेस का जो अब लक्ष्य होगा वो पूर्ण स्वराज होगा। क्योंकि नेहरू रिपोर्ट जो थी 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत की गई थी उसमें ये बोला गया था कि हमें डोमिनियन स्टेटस दिया जाना चाहिए, मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए, इस प्रकार की बातें की गई थी। लेकिन उसको लागू करने के लिए 1 साल का समय जो है सरकार को दिया गया था, और 1 साल के बाद में जो है वो 1929 में एक अधिवेशन होता है जिसमें कांग्रेस जो है वो डोमिनियन स्टेटस के बजाय अब किस चीज़ की मांग कर रही थी, तो पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी। और अगले ही साल 26 जनवरी 1930 को जो है वो प्रथम स्वतंत्रता दिवस रावी नदी के तट पर लाहौर में तिरंगा फहराकर जो है बनाया जाता है। ऐतिहासिकता को देखते हुए, 26 जनवरी की ऐतिहासिकता को देखते हुए हमने जो संविधान लागू करने की सोची वो कौन सी तारीख को सोची थी, तो वो सोची थी 26 जनवरी 1950। हालांकि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और इस दिन 15 महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी लागू कर दिए गए थे।
जो ज़्यादा जरूरी थे वो इस दिन अपना लिए गए, लागू कर दिए गए थे। लेकिन बाकी पूर्ण संविधान जो है, पूर्ण संविधान जो लागू हुआ था वो कौन सी तारीख को लागू होता है? तो पूर्ण संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950। यानी संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि इसकी ऐतिहासिकता को देखते हुए कि इस दिन हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था 1930 को। इसलिए हमारा पूर्ण संविधान, इस दिन भारत क्या होता है 26 जनवरी 1950 को क्या हो जाता है? तो भारत गणतंत्र बन जाता है एक तो, ठीक है, गणतंत्र। इससे पहले हम 1947 में हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन हमें पूर्ण हम गणतंत्र नहीं बन पाए थे क्योंकि इस समय भारत में एक व्यक्ति था गवर्नर जनरल जो बाहर था, तो हमें डोमिनियन स्टेटस प्राप्त हुआ था। गणतंत्र हम कब बनते हैं? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझो कि जब देश का प्रथम व्यक्ति, देश का जो प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है जिस राज्य का, जिस राष्ट्र का, उसे हम गणतंत्र राष्ट्र बोलते हैं। तो भारत का प्रमुख व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन विधिवत रूप से कब किया जाता है? तो 24 जनवरी 1950 को किया जाता है। और 26 जनवरी को जब भारतीय संविधान लागू होता है तो हमारा देश जो है वो गणतंत्रात्मक रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो गणतंत्र बनते हैं 26 जनवरी को। इस दिन हमारा संविधान जो है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? लागू होता है। संविधान पूर्ण लागू कौन सी तारीख को हुआ था? अगर हम पिछली बात को करें, 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस। 2015 के बाद में पहले विधि दिवस के रूप में मनाया करते थे, अब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र, वो पूर्ण संविधान जो है वो हमारा लागू कर दिया गया था। 15 अनुच्छेद जो है वो 1949 26 नवंबर को लागू कर दिया जाता है। आगे देखते हैं संविधान सभा के अन्य कार्य। संविधान सभा के अन्य कार्यों में क्या क्या चीजें आती है वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के अलावा और क्या कार्य किए थे उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर आपको लेकर जाऊं तो आप ये देखिए कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो जाता है। जब भारत का विभाजन हुआ तो जो क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए थे, वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र के जो प्रतिनिधि थे वो भी तो कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में चले जाएंगे। तो 15 अगस्त 1947 को जो संविधान सभा थी उसकी सदस्य संख्या जो है वो घटकर कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी। 389 सदस्य संख्या थे, 299 सदस्य संख्या रह गई थी। पहली चीज, ठीक है, जिसमें से 229 प्रांतों से आने थे और 70 देशी रियासतों से आने थे। पहली चीज। दूसरी कि इस दिन हम आजाद हो जाते हैं, और जब आजाद हुए तो कैबिनेट मिशन जो थी, कैबिनेट मिशन की जो सिफारिशें थी उनसे संविधान सभा जो है वो मुक्त हो जाती है, और संविधान सभा जो है वो एक संप्रभु संस्था के रूप में कार्य करने लग जाती है। यानी वह अब अपने अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार का क्या बना सकती है? संविधान बना सकती है। उसे कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं थी। यानी यहां पर 15 अगस्त एक तो सदस्य संख्या घटकर कितनी रह गई? 299 सदस्य संख्या रह गई। ऊपर से जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से संविधान सभा जो है वो आजाद हो जाती है, मुक्त हुई। अब मुक्त होगी तो वो किसी भी तरीके का संविधान बना सकती है, किसी भी तरीके का संविधान बना सकती है। मतलब अब वह एक संप्रभु संस्था के रूप में कार्य करने लगी थी। अब देश आजाद हो चुका है, देश आजाद हो चुका है, तो संविधान सभा को एक अन्य जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई। क्या जिम्मेदारी सौंपी गई? देखो, संविधान बनाना तो उसकी एक जिम्मेदारी थी, लेकिन अब एक जरूरत और पड़ गई कि हमें कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए हमारे यहाँ पर संसद है। वर्तमान में कौन कानून बनाता है? संसद। राज्यों में कौन बनाते हैं? राज्य विधानमंडल। लेकिन संसद जो है उस समय क्या संसद के लिए चुनाव हुए थे? नहीं, संसद के लिए चुनाव नहीं हुए थे, ना राज्यसभा का गठन हुआ था, ना लोकसभा का गठन हुआ था। तो फिर देश के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाए? तो संविधान सभा को सौंप दे। तो संविधान सभा 15 अगस्त 1947 को दोहरी भूमिका में आ जाती है। दोहरी भूमिका में एक काम उसका संविधान का निर्माण करना था, और दूसरा उसको काम सौंपा गया कानून निर्माण के लिए। स्वतंत्र भारत के लिए कानून निर्मित करने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो किसको सौंपी गई थी? संविधान सभा को। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 से दो काम जो है वो संविधान सभा कर रही थी। एक संविधान का निर्माण, और दूसरा कौन सा काम कर रही थी? तो कानून निर्माण का।
जब उसकी संविधान सभा के रूप में बैठक होती थी तो उसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। लेकिन जब उसे संसद के रूप में कार्य करना होता था तो इसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। तो दो अध्यक्ष आगे थे। संविधान सभा जो है 15 अगस्त को दोहरी भूमिका में आती है। दोहरी भूमिका कौन सी? तो दोहरी भूमिका जो थी उसकी वो ये थी, संसद के रूप में और संविधान सभा के रूप में। जब संसद के रूप में उसकी बैठक होती तो अध्यक्षता कौन करते? जीवी मावलंकर। लेकिन संविधान सभा के रूप में जो होती तो उस समय जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही करते थे। मतलब यहां से लेकर 1947 से लेकर 1952 तक, जब तक देश में प्रथम आम चुनाव नहीं हो जाते, संविधान सभा जो है वो संसद के रूप में कार्य करती रही थी और अध्यक्षता कौन करते रहे थे? जीवी मावलंकर। तो यहां पर क्या चेंजेस देखने को मिला? 15 अगस्त 1947 को 299 सदस्य रह गए थे। कैबिनेट मिशन की सिफारिशें जो है वो उससे संविधान सभा मुक्त हो गई थी। वो अपने तरीके से कोई भी संविधान बना सकती थी और दोहरी भूमिका में आ गई। अब बैक चलते हैं, थोड़ा सा बैक चलेंगे। इस तारीख को 26 नवंबर 1949 हमारे पास इस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए जाने थे। तो हमारे पास में इस समय सदस्य संख्या कितनी रह गई थी? 299। और उस दिन उपस्थित कितने थे? 284। तो अगर एक प्रश्न यहां से बने कि संविधान सभा पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्यों में प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने हस्ताक्षर किया था? तो प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राजस्थान की तरफ से अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान की तरफ से प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो बलवंत सिंह मेहता जो थे वो राजस्थान की तरफ से प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अंतिम व्यक्ति का पूछ ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब काम को निपट जाएगा तो अंतिम अध्यक्ष थे। अध्यक्ष ने पूछा भी सभी के हस्ताक्षर अगर हो गए हैं तो मैं हस्ताक्षर कर दूं, तो लास्ट में जो है हस्ताक्षर किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो प्रथम व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति पूछे बलवंत सिंह मेहता, और टोटल कितने सदस्य? 284। अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया था। टोटल सदस्यों का ये आपसे पूछा जा सकता है कि कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। राजस्थान की तरफ से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति था जिसने प्रथम रूप से हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना इन बात को। आगे चलते हैं अपने 26 जनवरी को वाला हो गया। संविधान सभा के अन्य कार्यों में पहली चीज कि इसने क्या है, संविधान सभा जो है वो भूमिका में चेंज होता है थोड़ा सा। वो क्या हमने पढ़ लिया कि संविधान सभा का अन्य कार्य क्या था? तो अन्य कार्य जो है संसद के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था। और अन्य कार्य क्या किए थे? अन्य कार्यों में आपने देखे तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाती है। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। पहला कार्य तो ये किया। दूसरा कार्य जो है वो 13 मई का दिन था, 13 मई 1949। इस दिन क्या किया गया था? इस दिन जो है वो संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की। अब राष्ट्रमंडल क्या है? तो राष्ट्रमंडल जो है वो ब्रिटेन के अधीन रहे, कॉलोनी रहे उन राष्ट्रों का एक समूह है जिसकी सदस्यता स्वेच्छा से भारत ने जो है वो ग्रहण की थी। फिर तारीख जो आपको याद रखनी है वो है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को क्या क्या काम किया था? तो जो जनगण मन है, इस जनगण मन को क्या किया गया था? तो राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रगान, ठीक है, ये अपनाया। और विधिवत रूप से राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनको क्या है देश का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया। गया। तो ये प्रश्न इस बार आरएस में भी पूछा गया था, विधिवत रूप वाला। तो ये विधिवत रूप से, कई बार दिमाग में ऐसा आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो राज्यों की विधानसभा भी भाग लेती है, ठीक है, और दिल्ली, पुडुचेरी आदि विधानसभा के सदस्य भी जो है वो भाग लेते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो अब उस समय न तो संसद थी
न राज्य की विधानसभाएं थी, तो फिर विधिवत रूप कैसे हुआ? तो विधिवत रूप यहां माना गया था, ये सारी शक्तियां किसको दी हुई थी? तो संविधान सभा को प्रदान थी। तो इसलिए विधिवत रूप से जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या किया गया था? निर्वाचन किया गया था संविधान सभा के द्वारा। और इस दिन संविधान सभा की जो है वो अंतिम बैठक होती है और संविधान सभा को संविधान सभा के रूप में भंग कर दिया जाता है। आगे कंटिन्यू वो संसद के रूप में कार्य करती रही थी। ठीक है, तो 24 जनवरी को जो है वो अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की, और संविधान सभा जो है, संविधान सभा के द्वारा ये जो निम्न अन्य कार्य जो है वो किए गए थे। 22 जुलाई को जो है वो तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में बनाया गया। 13 मई को 1949 को जो है वो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की गई। 24 जनवरी को 2 कार्य किए गए थे, एक तो जनगण राष्ट्रगान के रूप में अपनाया जाता है, और विधिवत रूप से जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कर लिया जाता है। ठीक है, ये चीजें जो है वो हमें याद रखनी है। और अब कुछ अन्य तथ्य जो है वो बच जाते हैं संविधान सभा के रूप में, कि संविधान के कुछ अन्य तथ्य जो है वो जिन पर अपने को चर्चा करनी है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से तथ्य हैं जिन पर अपने को चर्चा करनी है। जो महत्वपूर्ण तथ्य रह गए हैं, संविधान पर खर्चा कितना हुआ था, संविधान का निर्माण में समय कितना लगा था, संविधान लिखा किसने था, हस्तलिखित किसके द्वारा है, हिंदी अनुवाद किसने किया था, ये सारी बातें अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।